दोस्तों, एक बड़ा मुस्लिम ऑफिसर ऐसा काम करेगा यह किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको बता दें कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दीपावली बीत चुकी है और अब छठ मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच यमुना नदी में एक मुस्लिम अधिकारी जहर मिलाते पकड़ा गया है और इसके बाद अब बड़े बड़े IAS वहां पहुंचकर उसकी कैसे धुनाई कर रहे हैं। आप सबसे पहले क्लिप में सुनिए और यह 2 मिनट का क्लिप आपको सब कुछ बताएगा। यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये कार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया? कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पे डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड केमिकल। इसको NMCG ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है। यहाँ पे अपना तो दोस्तों, आपने देखा ना कि इस क्लिप में कि कैसे एक मुस्लिम अधिकारी को डांट पड़ रही है। आपको बता दें कि छठ के समय पर जहां साफ सफाई रखी जाती है नदी की, ताकि वहां पर सभी श्रद्धालु, सभी पुजारी वगैरह सब आराम से छठ पूजा कर सके, लेकिन इसी क्रम में वहां पर मुस्लिम अधिकारी कुछ केमिकल्स मिलाते नजर आए हैं। और यह बात जैसे ही सरकार को पता चली तो वहां पर बड़े IAS अधिकारियों ने पहुंचकर उसकी हेकड़ी निकाल दी। आप देख सकते हैं साफ साफ क्लिप में, एक बार फिर से देखिए ये क्लिप। तो 8 साल में ध्यान आ रहा है, अप्रूव्ड है। क्या बात है सर? आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम। 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर कौन पाए। मार रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल FD इसमें तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों कि किस तरह से उसे डांट पड़ रही है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ऐसे अधिकारी के साथ क्या करना चाहिए जो खाते भारत की है लेकिन वह भारत विरोधी काम करते हैं, हिंदुओं को तंग करने के लिए कदम उठाते रहते हैं। और यह मुस्लिम शख्स अपने पद पर बैठकर इसका गलत फायदा उठा रहा है और इसके बाद अब हिंदू अधिकारियों ने पहुंचकर इसकी जमकर धुनाई की है। और अब आपको बताते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है और यह पहला त्योहार है जिसमें ढलते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इस त्योहार में सभी लोग अपनी अपनी इच्छाएं लेकर छठ करते हैं। तो कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए, जिन लोगों की कोई इच्छाएं नहीं होती, वह छठी मैया तथा सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि उन पर हमेशा छठी मैया तथा सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे। 4 दिनों तक चलने वाली इस पूजा की शुरुआत बिहार से हुई थी, मगर अब बिहार के साथ साथ इसे भारत व नेपाल के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देव व उनकी पत्नी को समर्पित रहती है और छठ पूजा तीसरे दिन सबसे ज्यादा पावन मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार वेद और शास्त्रों के लिखे जाने से पहले से ही इस पूजा को मनाया जा रहा है, क्योंकि ऋग्वेद में छठ पूजा जैसे ही कुछ रिवाजों का जिक्र है और उसमें भी सूर्यदेव की पूजा की बात की गई है। बता दें कि उस समय ऋषि मुनियों ने व्रत रखकर सूर्य की उपासना करने की बात कही गई है। हालांकि छठ का इतिहास भगवान राम की एक कथा से जुड़ा हुआ है और लोक कथा के अनुसार सीता राम दोनों ही सूर्य देव की उपासना के लिए उपवास करते थे और यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में किया जाता था। बताया जाता है कि यह उन्होंने वनवास के लौटने के बाद किया था और उसी समय से छठ पूजा एक अहम हिंदू त्योहार बन गया और हर साल उसी मान्यताओं के साथ इसे मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को ठीक करते हैं और साथ ही सुख समृद्धि देते हैं। इसलिए लोग सूर्य देवता से स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए कठिन व्रत व पूजन करते हैं। इसमें व्रत, नदी के पावन जल में नहाना, सूर्योदय पर पूजा और सूर्यास्त पर पूजा और साथ ही सूर्य को जल चढ़ाना शामिल होता है। और 4 दिनों के इस पर्व में 36 घंटों का उपवास भी रखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस पावन पर्व के दौरान इस मुस्लिम अधिकारी ने जिस तरह की हरकत की है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।
दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरता देश है, चाहे वह इकोनॉमी की बात की जाए या फिर देश के रूप में उसकी पावर की बात की जाए। हर सेक्टर में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि साल 2030 तक भारत जीडीपी के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है और साल 2050 तक चीन के बाद भारत दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत भी इसी बात को बखूबी समझता है, इसलिए भारत में चल रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरा होते ही भारत का दुनिया में कद ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिनको पूरा होते ही भारत की किस्मत भी बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य L1 प्रोजेक्ट। इसरो बिना किसी रुकावट के सूर्य को पूरी तरह ऑब्जर्व करने और उसके डाटा को इकट्ठा करने के लिए आदित्य L1 नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा। दोस्तों, सूरज को हर समय ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है क्योंकि समय समय पर सूर्य ग्रहण पड़ता रहता है और अगर छोटी सी भी परेशानी इस मिशन में आ जाती है तो यह पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा। और अगर भारत यह मिशन पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के लिए पूरी दुनिया में एक ऐसी अचीवमेंट बन जाएगी जो भारत की पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा देगी। दिशा और तृष्णा मिशन। दोस्तों, इसी तरह इसरो दिशा और तृष्णा नाम के मिशन को भी प्लान कर रहा है, मगर पिछले 2 सालों से भारत को कोविड-19 के चलते अपने कई मिशंस पोस्टपोन करने पड़े थे, पर अब एक बार फिर भारत अपने मिशन पर तेजी से काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं इसरो दिशा नाम का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की आखिरी सतह पर स्टडी करेगा। वहीं तृष्णा प्रोजेक्ट फ्रांस के साथ मिलकर किया जाएगा। वहीं सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की सरफेस की मैपिंग की जाएगी, जिससे जंगलों, रिसोर्सेज असेसमेंट, अर्बन एरियाज, जंगल की मैपिंग की जाएगी और रिपोर्ट के मुताबिक यह अब तक का सबसे सटीक मैपिंग होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारत में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपडेटेड प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सरकार तकरीबन 50,000 किलोमीटर हाईवे, रोड और एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने का लक्ष्य रखती है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया को जोड़ने का काम किया जाएगा। इससे भारत के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, साथ ही इस प्रोजेक्ट से होने वाले डेवलपमेंट से मजदूरों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, इस योजना के पूरा होने के बाद लगभग 22 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस योजना के तहत तकरीबन 9,000 किलोमीटर तक के इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर इंटर कॉरिडोर के साथ ही रोड भी बनाए जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, किसी भी देश को आपस में जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इससे दूसरे देशों से कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है, जिसमें अभी कुल 3 रनवे ही है, जिसकी वजह से कई बार फ्लाइट्स को डिले करना पड़ता है। यह समस्या को देखते हुए यूपी के सीएम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा कर दी है, पर बजट न होने की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। और जब 2018 में फिर से बीजेपी की सरकार आई तो सीएम आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और उसके काम को पूरा करने के लिए 2024 तक का टाइम लिया गया है। दोस्तों, इस पर 6 रनवे होंगे, जिसकी वजह से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। साथ ही एशिया और दुनिया भर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट की श्रेणी में शामिल होने का गौरव मिलेगा। ई हाईवे इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, दुनिया भर में तेल पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने के लिए मजबूर हो गया है। इसको देखते हुए भारत में ही हाईवे बनाने की योजना बनाई है, जिसकी वजह से भारत में ट्रांसपोर्टेशन काफी सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।